वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम समाज विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10th का रहेगा और 2024 का ये पेपर रहने वाला है। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, जो इसमें पूर्णांक होती है 80 मार्क्स की होती है और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होता है जो विद्यालय लेवल पे होता है। इसमें जो आपको समय मिलता है 3 घंटे का मिलता है और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए भी मिलते हैं। स्टूडेंट, इस सब्जेक्ट यानी समाज विज्ञान में आप इस 15 मिनट को एक तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने में प्रयोग कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 जो नक्शे वाला है उसको भी सॉल्व करने में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी पेपर तो आप पढ़ेंगे, लेकिन अगर समय बचता तो इन 2 क्वेश्चनों को आप अच्छे से इस 15 मिनट में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं। पहला निर्देश है कि इसमें टोटल 27 प्रश्न हैं और सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। जो दूसरा निर्देश है कि सारे प्रश्नों के जो अंक हैं उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 तो विकल्पीय आएगा, बहुविकल्पीय आएगा और क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक निश्चित उत्तरीय होंगे और वो 1 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 19 तक और 20 से लेकर 26 तक ये 3 नंबर के होंगे और 20 से लेकर 26 तक 4 नंबर के मार्क्स होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 मैप वाला होता है, जैसे मैं ये पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए अब पेपर शुरू करते हैं। इससे पहले कि स्टूडेंट हम शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके 100% मार्क्स अचीव करने में सहायता करते हैं। मैं जो अन्य सब्जेक्टों के या इसी सब्जेक्ट के अन्य वीडियो हैं, मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। औद्योगिकीकरण सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है इंग्लैंड में शुरू हुआ था। आप नोट भी करते रहेंगे, जो आपने पेपर सॉल्व की कॉपी बना रखी है उसमें आप नोट करेंगे। आपको पूरे विकल्प नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आप क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद इसका आंसर आप लिखें। चलिए ख वाला देख लेते हैं। सन 1942 यानी 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है 4th वाला, भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। अगर नहीं पता है तो मैं वहाँ इसका आंसर दूंगा। तो चलिए अब हम गौ वाला देख लेते हैं। गौ वाला है, प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर है 4th वाला, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए नहीं था। ठीक है, घ वाला देख लेते हैं। मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी कहाँ विकसित हुई? तो इसका जो राइट आंसर है चीन में विकसित हुई थी। ठीक है, आप नोट भी करते रहेंगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप नोट करते जाएं। ये हो सकता है कि इस बार विकल्प में आ रखे हैं, अगले बार हो सकता है कि ये एक लाइन में आए, 1 लाइनर आए या एक शब्द के आंसर में आए, यानी 1 नंबर में ये आ सकते हैं। चलिए ड वाला देख लेते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है महाराष्ट्र। राजस्थान में कौन सी मृदा पाई जाती है? आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए चौ वाला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है रोपण कृषि। ठीक है, आप नोट भी करते जाएंगे। 6 वाला देख लेते हैं। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका जो राइट आंसर है अभ्रक या माइका। ओके, जो वाला, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ये कौन सा करता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, आई होप कि आपने सारे नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम 1 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उस सूची का नाम बताइए, उस सूची का नाम बताइए जिसमें आने वाले विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो आपको इसका आंसर लिखना था समवर्ती सूची। ठीक है, जो समवर्ती सूची है उसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें क्या कर सकती है? कानून बना सकती हैं। लेकिन आप इसको भी नोट कर लें। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास नेक्स्ट ईयर ये प्रश्न आए कि संघ सूची में कौन कानून बना सकता है या राज्य सूची में कौन कानून बना सकता है। ठीक है, या इन तीनों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इस प्रश्न को यहाँ से यहाँ तक
लिखेंगे। ठीक है, अगर पेपर में सिर्फ यही प्रश्न आता है तो आप सिर्फ समवर्ती सूची लिखेंगे तो तब भी आपको 1 मार्क्स मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो इसको धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं हम, पंथनिरपेक्ष या सेकुलर कह सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी लिखेंगे आप, कोई भी एक लिखेंगे तो आपको 1 नंबर अवश्य मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने सर्वाधिक सीटें जीती थी? तो ये किसने जीती थी? भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, हाँ, जिससे कि आपकी स्क्रीन पे अच्छे से विजुअल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, यह कथन सत्य है या असत्य है? बिल्कुल सत्य है, यानी प्रत्येक नागरिक को 1 वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, तो उसको 1 वोट करने का अधिकार होता है। तो इसलिए जो राजनीतिक व्यवस्था है वो समानता पर आधारित होती है। ठीक है, यद्यपि मैंने यहाँ पे भी लिखा है लेकिन आपको समझा भी दिया, आप उसको भी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भूमिगत जल और कच्चा तेल में से कौन एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो कौन सा है? भूमिगत जल। ठीक है, कच्चा तेल यानी पेट्रोल, डीजल इत्यादि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और अगर यहाँ पे राष्ट्रीय की जगह अंतर्राष्ट्रीय आता तो कब मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप पूछेंगे, मैं वहाँ आपको इसका आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इस वर्ष आ रखा था कि NIC का पूरा नाम लिखिए। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, या इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार NSS की फुल फॉर्म आती है, NCC की फुल फॉर्म आती है, तो आप इन दोनों को भी लिख लेंगे भाई, इन दोनों को भी आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये NSS में से 1 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है प्रत्येक साल। इस वर्ष आ रखा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS का आदर्श वाक्य क्या है? तो NSS का आदर्श वाक्य क्या है? नॉट मी अबाउट यू, मैं नहीं बल्कि आप। ठीक है, आप इतना भी लिखेंगे, या हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स अवश्य मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 से आगे, 10 से लेकर और 19 तक ये क्या होंगे? 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। G77 देशों से आप क्या समझते हैं? यानी पहले आपको इसके अर्थ लिखने। ठीक है, समझ रहे हैं? 1 नंबर का ये क्वेश्चन है यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? यानी ये 1 नंबर का और ये 2 नंबर का, तो टोटल 3 मार्क्स हो गए। तो सबसे पहले आप G77 के बारे में लिखेंगे कि G77 का समूह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का एक गठबंधन है जिसका गठन 1964 में हुआ था। समूह का नाम मूल 77 देशों 77 देशों के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसकी सदस्यता तब से 135 हो गई है, यानी वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है 135 तक पहुंच गई है। ठीक है, लेकिन अभी भी इसका नाम जो मूल स्थापना करने वाले देश थे उनके नाम पे ही G77 रखा गया। तो यहाँ तक लिख लेंगे तो आपका 1 मार्क्स का हो गया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद आप इसको यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक लिखेंगे कि कैसे करके G77 ब्रिटेन वुड्स की जुड़ा संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में इसका विकास हुआ। तो ब्रिटेन वुड्स क्या था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था इस सम्मेलन से। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही दबदबा था। ठीक है, आज भी इन्हीं लोगों का दबदबा है। ठीक है, इसलिए उनसे विकासशील देशों को कोई भी लाभ नहीं हुआ, यानी IMF से और विश्व बैंक से कोई भी लाभ, जो विकासशील देश हैं उनको कोई भी इससे लाभ नहीं हुआ। तो इसलिए ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में विकासशील देशों ने G77 नामक देशों की एक नई आर्थिक प्रणाली की मांग कर डाली ताकि अपने आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सकें। जैसे क्या क्या थे वो, तो पहले आप इसको यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए और उसके बाद जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसको भी आप लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया और 3 मार्क्स का ये प्रश्न आपका हो गया। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मार्टिन लूथर ने धार्मिक क्षेत्र में मुद्रण कला का उपयोग किस प्रकार किया। ये मुद्रण कला वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक साल किसी न किसी रूप में आता रहता है। ठीक है, तो इस वर्ष आ रखा है कि मार्टिन लूथर ने धार्मिक क्षेत्र में मुद्रण कला का उपयोग किस प्रकार किया है। तो आप पहले मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब आपको ये थोड़ा अच्छे से विजुअल होगा। मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था? 10 नवंबर 1483 में हुआ था और उनका जो देहांत हुआ था 18 फरवरी 1546 में हुआ था। ये एक जर्मन प्रोफेसर थे, संगीतकार, पुजारी, भिक्षु थे ये, और ये सुधार में मौलिक व्यक्ति थे। ठीक है, लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कई शिक्षाओं और प्रथाओं को अस्वीकार किया था। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, तो थोड़ा सा आप मार्टिन लूथर का इंट्रोडक्शन आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मूल प्रश्न है कि प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। कई बार आता है कि इसकी क्या करिए, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप तभी भी आप इसी प्रश्न को लिखेंगे। ठीक है, कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और उन्हें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली। तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद अब आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, कि मार्टिन लूथर जर्मनी के एक महान धर्म सुधारक थे। उनके रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया। ठीक है, तो यहाँ तक पहला हो गया। मुद्रण के माध्यम से उनके द्वारा कैथोलिक चर्च की आलोचना कर लिखी गई स्थापनाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंची, यानी जो उन्होंने लिखा वो ज़्यादातर प्रिंट करने के कारण ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा। तो आप यहाँ तक इसको नोट कर लें। ठीक है, और उसके बाद जो इसका जो 6 वाला रह रखा है इसको भी आप नोट कर लेंगे, तो ये भी आपका 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 12 देखें, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन में विभेद कीजिए, यानी आपको इन तीनों के भेद बताने हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि प्रशासनिक उद्देश्यों के आधार पर वनों का विभाजन किया जाता है और इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो आप पहले इनको लिखेंगे और उसके बाद पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, और उसके बाद आपको इनमें, क्योंकि ये 3 नंबर का है तो आपको कुछ ना कुछ तो इनके बारे में लिखना है। ठीक है, नहीं तो आपको 3 मार्क्स क्यों मिलेंगे? सिर्फ आप नाम लिख देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, पूरे 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ज़्यादा 1 मार्क्स आपको मिल सकता है। ठीक है, तो जो आरक्षित वन है उनमें हमारे देश का टोटल 54.4% आरक्षित वनों की श्रेणी में आता है। जो संरक्षित वन है ये 29.2% वन इसमें आ जाते हैं, और जो अवर्गीकृत वन है वो 16.4 वन है। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे तो आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है? तो कहाँ पे? मैदानी क्षेत्रों में है। ठीक है, और क्यों है? तो यानी 1 नंबर यहाँ तक आप मैदानी क्षेत्र लिखेंगे और फिर क्यों यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे, तो आपका ये 3 मार्क्स का प्रश्न कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? समझ रहे? तो कम से कम आप इसमें आपको गुण तो लिखने ही, और उनके बारे में जो गुण हैं, जैसे यहाँ पे एक गुण है प्रशासकीय कुशलता, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा लिखना है, और कम से कम 4 या 5 गुण तो आप लिख लीजिए। ठीक है, मैंने कुछ प्रश्न स्टूडेंट बड़े बनाए हैं, ये हो सकता है कि ये 3 नंबर में इस वर्ष आ रखा है, लेकिन जब आप पेपर दे रहे हो तो हो सकता है ये प्रश्न 4 मार्क्स में आए। ठीक है, तो मैंने सारे जो प्रश्नों के आंसर लिखे हैं वो 4 मार्क्स के को मद्देनज़र करते हुए लिखे हैं। ठीक है, अगर यही प्रश्न 1 नंबर में आए तो आप छोटा कर लेंगे, और 3 नंबर में आए तो थोड़ा छोटा, और 4 नंबर में आए तो पूरा का पूरा आप लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? ठीक है, तो पहले आप थोड़े से इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। ठीक है, कि राजनीतिक दल उन लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ आते हैं। ठीक है, वे सामूहिक भलाई को बढ़ावा देने की दृष्टि से समाज के लिए कुछ नीतियों और कार्यक्रमों पर सहमत है। तो ये आप राजनीतिक दल के बारे में बता देंगे, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब उनके प्रमुख गुण क्या हैं? तो पहला गुण है प्रशासकीय कुशलता। ठीक
ठीक है, पहले ये आप हेडिंग डालेंगे और यहाँ तक आप इसको नोट कर लेंगे। पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर इसका आप दूसरा गुण भी लिख लीजिए, सर्वसाधारण में जागृति फैलाना, 2 गुण हो गए, ठीक है। इसके जो बाकी के हैं, तीसरा गुण है राजनीतिक शिक्षा, चौथा गुण शक्तिशाली सरकार का संगठन, और पांचवा गुण है, ये तो बार बार चौथा ही हो गया, पांचवा गुण है श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण, ठीक है। तो आप यहाँ तक इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी इसका लास्ट में आप इसका कंक्लूजन भी आप लिख लेंगे। तो ये आपका 3 या 4 मार्क्स का प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया और आपको 100% इसमें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 4 नंबर का होगा तो आपको 100% यानी टोटल 4 मार्क्स आपको अवश्य इसमें मिलेंगे, ठीक है। चूँकि इस पेपर में ये 3 मार्क्स का है, लेकिन इसका जो साइज़ है मैंने पहले बताया आपको, ये 4 मार्क्स के लिए भी लिखा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को कैसे बढ़ावा देता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसमें आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथियों से सम्मान पाना चाहता है। कई देशों में लोकतंत्र ने इसे कुछ हद तक हासिल किया है। और उसके बाद आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके नोट करेंगे, यहाँ तक नोट करेंगे। उसके बाद जो इसका थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट है उसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है, 4th वाला, और लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। असंगठित और संगठित क्षेत्र के बीच में आप विभेद कीजिए, यानी आपको अंतर बताना है, ठीक है, और अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कीजिए। पहले आप थोड़े से संगठित क्षेत्र के बारे में लिख लेंगे, ठीक है, और असंगठित क्षेत्र का आप इसमें अर्थ लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसका अंतर लिखेंगे कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। तो अंतर क्या क्या है? भारत सरकार द्वारा अच्छी तरह से संरचित और सिद्धांत प्राप्त होते हैं इसको। ये क्या होता है? ये अव्यवस्थित संरचना और कोई पहचान इसकी नहीं होती है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, किसी न किसी रूप में ये आता रहता है। उपभोक्ताओं के अधिकार का उल्लेख कीजिए कि उपभोक्ताओं के क्या क्या प्रमुख अधिकार हैं। तो पहला अधिकार है उनका कि शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, ठीक है। शोषण कैसे शोषण होता है कि भ्रामक विज्ञापन, नकली अथवा मिलावटी वस्तुओं का विक्रय, नाप तोल में कमी, अनुचित आश्वासन, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी आदि जो ये व्यवसाय लोग करते हैं, तो इससे उपभोक्ताओं को का शोषण करते हैं ये, ठीक है। तो पहला जो अधिकार है वो क्या है? शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, ठीक है। आप यहाँ तक नोट कीजिए। दूसरा है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ, अब आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। दूसरा है स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के संरक्षण का अधिकार। इसमें आप थोड़े से लिखेंगे, ठीक है, 2 लाइन लिखेंगे। तीसरा है सूचित किए जाने का अधिकार। चौथा है सुनवाई किए जाने का अधिकार, यानी उपभोक्ताओं का यह अधिकार कि उत्पादक एवं वितरक उनकी शिकायतों को सुने। यह एक क्या है? महत्वपूर्ण अधिकार है, ठीक है। उसके बाद 5वां रह गया कि चयन करने का अधिकार, कि उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से सर्वोत्तम वस्तु के चुनाव करने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। प्राथमिक उपचार में DRABC से क्या तात्पर्य है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पेपर के से ज़्यादा आपके जो निजी जीवन में भी है ये आपके काम आएगा, समझ रहे हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा के जो संगठकों को अंग्रेजी में DRABC कहते हैं। D का मतलब खतरों को देखना, R का अर्थ है अनुक्रिया, A का अर्थ है पीड़ित के वायु मार्ग का निरीक्षण करना, यानी नाक और मुंह का निरीक्षण करना। B का अर्थ सांस लेना, ब्रीदिंग करना, ठीक है, सांस प्रक्रिया का निरीक्षण करना। और C का है वायु परिसंचरण किस प्रकार का है, ठीक है। तो आप इसको पहले यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए। और उसके बाद इसका, क्योंकि ये 3 नंबर का है, तो आप इसको 1 2 3 4 करके भी नोट करेंगे कि D फॉर डेंजर, R फॉर रिस्पॉन्स, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन। तो यहाँ तक नोट करेंगे तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर
19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इमारतों को बाढ़ से बचाने हेतु सुरक्षात्मक उपायों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। ठीक है, इसकी प्रस्तावना लिख लेंगे कि बाढ़ एवं जल प्लावन से मकानों को सुरक्षित रखने का सर्वोत्तम उपाय मकानों को सुरक्षित स्थानों पर बनाना। सबसे पहले तो नदी के किनारे या ऐसे नालों के किनारे उनको बनाना ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे तकनीकी उपाय भी हैं जो आकस्मिक बाढ़ के समय मकानों की होने वाली क्षति को न्यूनतम करने में कारगर होते हैं। अथवा बाढ़ सुरक्षा हेतु निम्नलिखित उपायों को विशेष महत्व देना चाहिए। तो पहले आप इसको यहाँ से और यहाँ तक नोट कीजिए, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट रह गया इसका, अब आपकी स्क्रीन पे पूरा प्रश्न विजिबल है, आप इसको यहाँ तक नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो वही है कि मकान बनाने के लिए सुरक्षित स्थलों का चुनाव किया जाना चाहिए। विशेष रूप से नदी किनारों, नदी की ओर, ढालों और संकरी घाटियों में आवश्यक मकान बनाना बाढ़ की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। समुद्र तट और नदी तट से लगभग 250 मीटर 250 मीटर दूरी पे ही मकान बनाना सुरक्षित रहता है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में जल निकासी की उचित व्यवस्था तथा निकासी जल मार्गों का उपयुक्त रखरखाव किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट करेंगे तो आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें आपको अगर आप बोर्ड परीक्षा में है और आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप इसका अथवा भी कर सकते हैं। चूंकि इस समय आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप दोनों प्रश्न लिखेंगे, अथवा वाला भी लिखेंगे। ठीक है, सुनामी के कारणों और प्रभावों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो पहले आप थोड़े से प्रस्तावना लिख लेंगे। समझ रहे कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप प्रस्तावना लिख लेंगे। तो पहले आप बताएंगे कि सुनामी क्या होती है। तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जो सु तथा नामी के संयोग से बना है। सु का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है लहरें। अथवा समुद्री भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण उत्पन्न ऐसी लहरें जो सागर से बंदरगाह या तट की ओर प्रवाहित होती हैं सुनामी कहलाती हैं। ये अत्यंत विनाशकारी लहरें होती हैं। तो आप इतना लिख लेंगे तो ये सुनामी का अर्थ हो गया है। ठीक है, अब इसका कारण और प्रभाव लिखेंगे। मैं थोड़े से एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब थोड़ा सा आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। सुनामी के कारण और प्रभाव। सुनामी उत्पन्न होने के 3 कारण महत्वपूर्ण हैं। अन्य भी कारण हैं, लेकिन ये जो 3 कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है और भूस्खलन है। ठीक है, तो मैं थोड़े से, हाँ, अब तीनों कारण आपको अच्छे से विजिबल हो रहे हैं, आप यहाँ तक इनको नोट करें। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कारण तो भूकंप है कि जो समुद्र में भूकंप होता है तो उससे लहरें बन जाती हैं। कई बार ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके कारण भी जो शक्तिशाली लहरें हैं वो बन जाती हैं। कई बार जो समुद्र तटीय चट्टानों में दरार उत्पन्न हो जाती है और वो टूटकर समुद्र में गिर जाती हैं, जिससे बड़ी बड़ी लहरें बन जाती हैं और वो सुनामी के रूप में फिर वापस किनारों से टकराती हैं। तो यहाँ तक आप लिख लेंगे तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 20 देखते हैं और यहाँ से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 20 है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार का योगदान किया, समझाइए। ठीक है, कई बार ये आता है कि प्रथम विश्व युद्ध ने औद्योगिक उत्पादन में कैसे वृद्धि की भारत में, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। समझ रहे हैं, यहाँ तो राष्ट्रीय आंदोलन आ रखा है, कई बार आता है कि औद्योगिक उत्पादन में कैसे वृद्धि हुई। ठीक है, तो उसको भी आप नोट कर लेंगे। तो पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक कि जो प्रथम विश्व युद्ध कब से हुआ था, 1 अगस्त 1914 से हुआ था। ये मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका, ठीक है, तथा धुरी राष्ट्रों ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की और इटली के मध्य प्रारंभ हुआ था। इसका भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, भारतीयों का विश्व से संपर्क हो गया। चूँकि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे उस समय, तो भारतीयों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करके युद्ध क्षेत्र में ले जाया गया। ठीक है, और जब वो वहाँ से वापस आए तो उन पे अपने अनुभवों का काफ़ी प्रभाव पड़ा और उनमें आत्मविश्वास जागा। ठीक है, तो पहला कारण तो ये होगी कि भारतीयों का विश्व से संपर्क हुआ। ठीक है, दूसरा है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव क्या पड़े, युद्ध के कारण ब्रिटेन का रक्षा जो व्यय था वो बढ़ गया और उसे पूरा करने के लिए उसने अमेरिका जैसे देशों से कर्ज लिया। इन कर्ज को चुकाने के लिए उसने भारतीयों पे सीमा शुल्क और अन्य टैक्स बढ़ा दिए। इस कारण भारतीयों पे आर्थिक दबाव बढ़ गया और अथवा आम भारतीय जनता अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गई। ठीक है, तो ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण था। तीसरा कारण
हाँ, तीसरा कारण सांप्रदायिक कारण। जब गांधी जी ने अली बंधुओं के सहयोग के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया तो हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। इस कारण भारत में सांप्रदायिक एकता को मजबूत आधार प्राप्त हुआ और राष्ट्रवादी आंदोलन का जनाधार बढ़ा। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट, जो प्राकृतिक संकट 1918 से लेकर और 21 तक अकाल, सूखा, बाढ़ आदि जो प्राकृतिक आपदाएं आई और उनसे जो महामारियां फैली, ठीक है, तो उसमें जो सरकार का रवैया था वो बहुत ही असहयोगपूर्ण था। सरकार इनसे निपटने के लिए कोई खास प्रयास नहीं कर रही थी और इस कारण भारतीय अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गई। ठीक है, तो ये 4 भी लिख लेंगे आप, तब भी आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप 5वां भी लिखिए, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, और उसके बाद आप यहाँ तक नोट करेंगे तो ये आपका 4 मार्क्स का प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर 3 में आता है तो आप थोड़ा सा लिखेंगे, 3 ही कारण लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए और उसके बाद एक एक करके इनके जो क्या क्या कदम उन्होंने उठाए। पहला है कि चित्रों द्वारा जनतंत्र की कल्पना की, राष्ट्र की नई परिभाषा दी, सामूहिक पहचान की भावना विकसित की। तो यहाँ तक आप इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा वाला समानता की भावना उन्होंने उत्पन्न की। ठीक है, उसके बाद आप इसमें कंक्लूजन भी लिख देंगे तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। हम इसके अथवा वाला भी देख लेते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी 2-2 नंबर की आपको 2 टिप्पणियाँ लिखनी है। पहला क वाला है स्पिनिंग जेनी मशीन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो जो स्पिनिंग जेनी मशीन थी ये क्या थे? एक ऐतिहासिक कताई मशीन थी, यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मशीन थी। इसका आविष्कार 1765 में औद्योगिक क्रांति के दौरान जेम्स हरग्रीव्स द्वारा किया गया था। इसने सूत काटने की प्रक्रिया में क्रांति ला दी थी। कताई जेनी या स्पिनिंग जेनी ने कताई प्रक्रिया को मशीनीकृत किया, जिससे एक साथ कई धागों का उत्पादन संभव हुआ। ठीक, तो आप इसको यहाँ से पहले मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए और फिर इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी आप नोट करेंगे तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया, यानी आपको यहाँ 2 नंबर का हो गया। अगर बाय द वे मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर ये 3 नंबर में भी आता है तो आप इसको भी आप इतना तक लिखेंगे तो आपका 3 मार्क्स का भी ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसका दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं। दूसरा वाला पार्ट है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट क्या था? रिंडरपेस्ट या पशु महामारी, पशुओं को लगने वाले एक विषाणु जनित संक्रामक रोग था जो अब विश्व से समाप्त हो चुका है। लेकिन 1880 में के दशक के आखिरी वर्षों में ये पूरा फैला था। ठीक है, और लगभग इसने अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके 80% जो मवेशियों को नींद की मौत की नींद सुला दिया था। तो आप, और जिससे उनकी जो अर्थव्यवस्था पे बहुत गहरा असर पड़ा। तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे तो ये भी आपका प्रश्न टिप्पणी वाला कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बताइए कि परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा सकता है, ये किया जा रहा है। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए कि जो परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ थी वो क्या थी। ठीक है, और कैसे उनका आधुनिक काल में प्रयोग किया जा सकता है। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, फिर एक एक करके बताइए। पहले जैसे आप राजस्थान के पहला वाला लिख सकते हैं कि राजस्थान के घरों में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टांकों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखेंगे, पहला ये हो गया। उसके बाद और क्या क्या थे ऐसे। ठीक है, कर्नाटक के मैसूर में स्थित गांव में ग्रामीणों ने अपने घरों में जल में आवश्यकता की पूर्ति के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। ठीक है, मेघालय में लोगों ने क्या किया है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गूल तथा कूल जैसी वाहिकाओं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। तो यहाँ तक आप नोट करेंगे। फिर इसका 5th वाला और इसका कंक्लूजन में आप लिख लेंगे तो ये प्रश्न भी आपका 4 मार्क्स का हो गया है। ठीक है, चलिए, अगर बोर्ड परीक्षा में ये नहीं आता तो आप इसका अथवा वाला भी देख सकते हैं। ठीक है, चूंकि इसमें आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप दोनों को नोट कीजिए। इसका अथवा है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, स्पष्ट कीजिए।
ठीक है। तो पहले आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा सर्वोपरि है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। इसके लिए सूर्य प्रकाश में एक संयंत्र स्थापित कर दिया जाता है जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेता है तथा उत्पादित सौर ऊर्जा का उपयोग विभिन्न घरेलू कार्यों में किया जाता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है। उसके बाद कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है। ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट कर लेंगे इसको। ठीक है। उसके बाद 1 2 3 करके आप लिखेंगे तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। पहला तो क्यों उज्ज्वल है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। ठीक है। दूसरा, इसमें सौर ऊर्जा के दोहन करने की भारी संभावनाएं हैं। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है। ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ तक लिखेंगे तो ये भी आपका 4 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 23 देखें, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो सब्सक्राइब बटन है इस समय आपकी स्क्रीन पे विजुअल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता बताइए। तो आपको पहला लिखना कि मिलती जुलती विशेषता, जो सामान्य विशेषता वो क्या है। तो भारत तथा बेल्जियम दोनों ही देशों में संघीय लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी दोनों में जो संघ है उसका भी चुनाव होता है। लिखित तथा कठोर संविधान द्वारा शासन की शक्तियां केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज़्यादा ताकतवर है, यानी जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार काफ़ी ताकतवर है, रक्षा और विदेश केंद्र सरकार के पास है, तो वैसे बेल्जियम में भी रक्षा और विदेश वो केंद्र के पास है, यानी केंद्र सरकार वहाँ भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। दोनों देशों में त्रिस्तरीय सरकारें हैं। तो ये क्या हुई, ये एक मिलती जुलती विशेषता होगी। अब पृथक विशेषता क्या है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। जो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो बेल्जियम में है, सभी जो राज्य हैं उनके लिए लगभग सबको एक जैसी शक्तियाँ प्रदान हैं। लेकिन भारत में जैसे जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों की कुछ की स्थिति ऐसी है कि उनको थोड़ा से ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई है। ठीक है। लेकिन बेल्जियम में ऐसी नहीं है। तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे तो आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है। आपको इसमें अथवा वाला भी मिलता है। ठीक है। चूँकि इसमें आप सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों क्वेश्चन कीजिए। ठीक है। चलिए 1992 में संविधान 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। तो जो 1992 का जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या था, जो स्थानीय शासन था उसमें क्या क्या अंतर हुआ। तो पहला लिखिए कि 1992 में पहले स्थानीय सरकार के पास कोई अधिकार या संसाधन नहीं थे, परंतु उसके बाद क्या हो गया, राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई कि वे अपने राजस्व और अधिकारों में से कुछ अंश स्थानीय सरकारों को भी प्रदान करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या था कि 1992 से पहले स्थानीय सरकारों के लिए कोई नियमित चुनाव नहीं होते थे, लेकिन उसके बाद क्या होने बैठ गए, नियमित चुनाव होने शुरू हो गए, यानी जो प्रधान है प्रत्येक 5 साल में चेंज होगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले 1992 से पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है। इसका तीसरा भी है, एक आप इसको तीसरा भी लिख सकते हैं। तीसरा है कि 1990 से पहले महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एवं पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं थी, लेकिन 1992 के बाद इनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। तो यहाँ तक लिखेंगे तो आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यद्यपि उसमें 2 ही पूछे गए हैं, लेकिन आप 3 लिखेंगे तो ज़्यादा असर रहेगा। ठीक है। अगर समय है तो आप 3 लिखिए। ओके। हो सकता है जब आप पेपर दे रहे हों तो 3 आए। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ठीक है। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें। उसके बाद पहले विधायिका, भारत की विधायिका लोकसभा में लिखें कि यहाँ तो 10% से कम महिलाएं हैं और लगातार इनकी संख्याएं घट रही हैं। उसके बाद राज्यों की विधानमंडलों और स्थानीय स्वशासन में भी यहाँ तक आप लिखेंगे तो आपका ये प्रश्न भी 4 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। कमोबेश जो राज्य विधानमंडलों की स्थिति है वहाँ भी 5% से कम ही प्रतिनिधित्व है। ठीक है। लेकिन जो स्थानीय स्वशासन है यहाँ महिलाओं को 1/3 और कहीं कहीं तो 50% आरक्षण है। ठीक है। तो जिससे कि यहाँ इनकी स्थिति अच्छी है। लेकिन लोकसभा और
राज्य विधानसभाओं में इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, 10% और 5% तक ही सीमित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है? अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कीजिए। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कि गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार गरीबों को अपना रोजगार बनाने का मौका देना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने व समय के अनुसार विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों के लिए एक यथोचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। ठीक है, उन जो समूह हैं उनसे उनको बहुत कम ब्याज पे ऋण मिल जाता है, जिससे वो अपने जो छोटे मोटे कार्य हैं वो कर लेते हैं और वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है, अब आप इसको यहाँ तक नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका अथवा वाला भी देख लेंगे। अथवा में है इसका ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है? तो जो औपचारिक स्रोत हैं वो क्या है? ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जैसे बैंक और सहकारी समितियां। जो अनौपचारिक स्रोत हैं ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, जैसे साहूकार, व्यापारी या रिश्तेदार। इनकी ब्याज दर निश्चित होती, इनकी ब्याज दर निश्चित नहीं होती है। औपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने में शोषण नहीं होता है, जबकि यहाँ शोषण किया जाता है। इसकी निगरानी आरबीआई करता है, इसकी निगरानी आरबीआई नहीं करता है। तो ये क्या हो गए? अंतर हो गए। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो आपका ये प्रश्न भी अथवा वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप दोनों नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आप वैश्वीकरण का तात्पर्य बताएंगे कि वैश्वीकरण से तात्पर्य देश की अर्थव्यवस्था को संसार के उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं से मुक्त व्यापार, पूंजी और श्रम की मुक्त गतिशीलता आदि के द्वारा संबंधित करना है। या दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण से आशय विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, बढ़ती हुई परस्पर आर्थिक निर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से है। तो इतना आप लिखेंगे तो ये वैश्वीकरण का तात्पर्य हो जाएगा। अब उसके प्रभाव क्या पड़े? तो उसके दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े, अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ठीक है, तो पहले आप अनुकूल थोड़ा सा आप यहाँ भी लिख लेंगे और उसके बाद इसके अनुकूल प्रभाव लिख लेंगे कि उत्पादकों पे प्रभाव पड़ा इसका, निवेशकों पे इस पे प्रभाव पड़ा। पहले आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, अब थोड़े से अब आपको अनुकूल प्रभाव अच्छे से विजुअल हो रहे हैं कि भारतीय कंपनियों पे क्या प्रभाव पड़ा। यानी आप उत्पादकों पे प्रभाव लिखेंगे, निवेशकों पे प्रभाव लिखेंगे और भारतीय कंपनियों पे प्रभाव लिखेंगे। यहाँ तक लिखेंगे तो आपका ये अनुकूल प्रभाव हो गया। अब इसके बाद आप प्रतिकूल प्रभाव लिखेंगे कि प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़े। तो यहाँ तक आप नोट कर लेंगे तो तब आपको पता लग जाएगा कि क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल इसके प्रभाव पड़े और 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है, सबसे पहले जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो ये जो छोटे निर्माता थे उनकी इकाइयाँ तो वो बड़े बड़े कंपनियों से कंपटीशन नहीं कर पाए और उनकी जो इकाइयाँ थी वो बंद हो गई और जो भारी मात्रा में जो श्रमिक थे वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, जो नियोक्ता थे वो श्रम को लगातार कटौती करने का प्रयास कर रहे थे, वे कम वेतन पे श्रमिकों से अधिक काम ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। ठीक है, जो प्रश्न समझ में नहीं आता आप कमेंट में पूछेंगे, अवश्य पूछें। कोई और क्वेश्चन आपको चाहिए किसी प्रकार का, आपको अन्य भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएंगे, किसी अन्य सब्जेक्ट पे भी चाहिए तो आप कमेंट में बताएंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी हेल्प की जाए जिससे कि आप 100% मार्क्स अचीव कर सकें। तो स्टूडेंट ये थे आपके 26 क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है ये आपका मैप से संबंधित है, मानचित्र से संबंधित है। ठीक है, आप इसको कॉपी में भी लिख लेंगे और मानचित्र में भी इसको दर्शाएंगे। ठीक है, क वाला है 27 का जो अ खंड का पहला है कि दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चंपारण बिहार में हुआ था। ठीक है, अभी मैं इसको आपको नक्शे में भी भर के दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कि दुर्गापुर लौह एवं इस्पात संयंत्र को आपको इस चिन्ह से दिखाना है। तो ये संयंत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, मोरेन हुगरीजन तेल क्षेत्र कहाँ है? असम में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। तूतीकोरिन समुद्री पत्तन कहाँ है? ये तमिलनाडु में। अब आप
इस प्रश्न की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो मैप है इसको आप, जैसे तूतीकोरिन आ रखा है तो तूतीकोरिन यहाँ पे है लगभग। ठीक है, यहाँ पे तूतीकोरिन है लगभग, यहाँ पे नागपुर वाला क्षेत्र है। आप ऐसे तीर का निशान बनाएंगे और नागपुर दर्शाएंगे। ठीक है, जो हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा में है, यहाँ पे है। ठीक है, चंपारण लगभग यहाँ पे है, यहाँ पे आप ऐसे करके तीर के निशान लगाएंगे और यहाँ पे आप चंपारण लिख लेंगे। ठीक है, जो मोरन जो तेल शोधक है वो यहाँ पे असम में है। ठीक है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे है। तो ऐसे करके आप एक नक्शा लीजिए। ठीक है, लगभग मार्केट में 1 रुपये का आ जाता है। आप खूब सारे नक्शे लीजिए और उनको भरने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैंने जो इम्पोर्टेंट कौन कौन से आ रहे हैं, जो गत वर्षों में लगातार आ रहे हैं इम्पोर्टेंट जो मैप भरने के हैं, मैंने उनका एक वीडियो बना रखा है। मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि जो ये 5 मार्क्स का आपका प्रश्न है, 5 नहीं, ये 6 मार्क्स का आपका प्रश्न है, ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यानी 2 नंबर का एक अ खंड में और 4 नंबर का ब खंड में, यानी 6 नंबर का जो ये प्रश्न है ये आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अच्छे से हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपने पूरे 27 क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लिए होंगे, सारे समझ भी लिए होंगे। जो समझ में नहीं आता तो उसको आप कमेंट में पूछेंगे। आपने पूरे 27 क्वेश्चन नोट कर लिए, समझ लिए और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो आपकी आगामी परीक्षा है उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।